सो वी विल स्टार्ट विद द सेशन टुडे। इसमें आज हम जो वक्ष है, उक्ष है या उरु क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उसका विश्लेषण करेंगे। और वी विल सी कि कैसे एनाटॉमिकली सारे ऑर्गन्स अरेंज है इसके अंदर, और उन ऑर्गन्स के फंक्शनिंग में क्या क्या त्रुटि आ सकती है, फंक्शनिंग में क्या क्या त्रुटि आ सकती है, और उन त्रुटि को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं योग के जरिए, या जिसको हम योग आसन या प्राणायाम, ध्यान या धारणा या समाधि अष्टांग योग के जरिए, या किस प्रकार से ज्ञान योग के जरिए, या किस प्रकार से औषधि के जरिए, या दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सभी के जरिए इसको ठीक कर सकते हैं। तो हमने पिछली बारी जो नेक है, गर्दन है, ग्रीवा, उसका अरेंजमेंट देख लिया था कि कैसे कॉम्पैक्ट सारे चीजें उसके अंदर से पास होती हैं, सिर के अंदर जाती हैं और नीचे आती हैं। अब आप इसमें स्केलेटन में अगर देखेंगे, जो बॉडी का हिस्सा दिखाया गया प्लास्टिक का, एक कंकाल का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप देखेंगे कि पूरी रिब्स जो है वो ऊपर से नीचे तक इसमें है 12 रिब्स, और 12 रिब्स में से जो ऊपर की 7 हैं वो जुड़ी हुई हैं एक साथ, यानी कि कुछ ऊपर यहाँ जुड़ी है, फिर यहाँ जुड़ी है, यहाँ जुड़ी है, इस तरह से यहाँ तक जुड़ी हुई है। उसके बाद की रिब्स जो है वो ऊपर आके बीच में ना जुड़ के वो फ्यूज्ड है एक साथ, और उसके सबसे नीचे 2 रिब्स हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जो बिल्कुल भी आपस में जुड़ी नहीं हुई, बिल्कुल फ्री है। वो पीछे की तरफ आपको इसके नजर आ रही होंगी, आगे की तरफ 10 रिब्स है, 2 रिब्स पीछे बिल्कुल फ्री है वो। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। जनरली हमारी धारणा ये होती है कि ये पूरी जो छाती है, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक, ये थोरैक्स कैविटी है, या ये हमारे चेस्ट की कैविटी है, पर ऐसा नहीं है। ये चेस्ट की कैविटी इससे बहुत छोटी है। ये मान लीजिए कि जहां तक ये स्टर्नम बोन, जो बीच की बोन है, जहां तक ये है, वहीं तक बस चेस्ट की कैविटी है। और उसके नीचे के हिस्से में हमारे बाकी जो महत्वपूर्ण अवयव हैं, जैसे यकृत है, लिवर, या उसके साथ जुड़ा हुआ गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, ये चीजें उसके नीचे। ये आप जो आगे फोटोग्राफ मैं दिखाऊंगा उसमें वो आपको क्लियर भी होगा। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो ऑर्गन है किस तरह से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, और किस तरह से इनको प्रोटेक्ट करके बनाया गया है। इसीलिए योग में कहा गया है कि सांस पे ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि प्राणों का आयाम सही हो, क्योंकि ये प्राणों का स्टोर हाउस है। यहीं से प्राण का जो आयाम है, जो उसके ऊपर मास्टरी है, वो यहीं से होनी है, यहीं से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। और प्राण जो है, जैसे हम सब जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण हमारी आवश्यकता है शरीर में हमारे जीवन के लिए। या अगले वाला दिखाया जाए। करेक्ट। अभी आप देखेंगे इसमें कि वो जो मैंने आपको स्केलेटन दिखाया था, वो इसके शरीर के बाईं तरफ आप देखेंगे वो रिब्स दिखाई दे रहे हैं, और दाहिनी तरफ रिब्स के ऊपर जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो उसके ऊपर नजर आ रही हैं। तो इसके जो ऊपर की मांसपेशियां हैं वो सेंटर में यहाँ स्टर्नम में कनेक्टेड हैं, और नीचे जो रिब्स के साथ साथ वो जुड़ी हुई हैं। इनको पेक्टोरलिस या पेक्टोरल मसल्स बोलते हैं। और इसके साथ जो जुड़ी हुई मसल्स है, ये हाथ की ब्राचियलिस मसल्स, यानी कि हाथों की, और ये हाथ को, इस इलाके को हिलाने के लिए मसल्स बनाई गई। ये मसल्स सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इन मसल्स का हमारी ब्रीदिंग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि किस तरह से हमारी लंग्स काम करेंगी, किस तरह से हमारा हार्ट काम करेगा, किस तरह से ब्लड सप्लाई हार्ट से होगी सिर की तरफ या नीचे की, उसमें इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए शोल्डर्स की पोजीशन, शोल्डर वगैरह, एक उसके ऊपर आसन में बड़ा ध्यान दिया गया है कि आपके हाथ इस तरह से घूमे होंगे बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। ये मुद्राओं में
व्याख्यात किया गया है, क्योंकि इनकी पोजीशन से आपके पेक्टोरल्स मसल्स की पोजीशन चेंज होगी, जिससे अंदर जो रिब्स की मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, वो उसी प्रकार से एक्ट करेंगी और आपके सांस लेने की क्षमता कम या ज्यादा हो जाएगी। या नेक्स्ट, अभी इसमें अगर आप देखोगे फोटो में, तो आपको गर्दन से जुड़े हुए जो चेस्ट के हिस्से हैं, जो हम अगर रिब्स को निकाल दें अपनी, तो उसके नीचे क्या नजर आएगा वो यहाँ देख सकते हैं। आप देखेंगे दोनों तरफ जो ब्राउनिश पर्पल कलर का है हिस्से दो, वो लंग्स है। उनके बीच में एक जो ब्राउन और लाइट ब्राउन कलर के शेड में छोटा हिस्सा दिया गया है, वो हार्ट है। और हार्ट के नीचे एक आप लाइन देखते हैं ट्रांसवर्स, यहाँ से यहाँ ऐसे, ये लाइन डायफ्राम की लाइन है, डायफ्राम की मसल है। ये गोल मसल है, डोम जैसे, जैसे डोम होता है ऐसे होती है, जो पीछे कमर में और आगे चेस्ट में पूरे में इस तरह से जुड़ी होती है, जिसको मैंने पिछली बार भी बताया था। तो और उसके नीचे फिर आप देखेंगे तो लिवर आपको बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर में, और उसके दाहिनी तरफ व्हाइटिश और ग्रे कलर का, जो क्या कलर है वो, जो भी उसके दाहिनी तरफ लंबा हिस्सा है वो स्टमक का हिस्सा है। उसके नीचे फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके नीचे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह आ जाती है। तो ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा है, उसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं या वक्ष स्थल बोलते हैं, और जो नीचे का हिस्सा है उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, जो मैंने आपको शुरू में शरीर के जब हमने सेशन लिया था तब उसमें बताया था। लंग्स जो है जिस तरह से हमें दिखती हैं उस तरह से एक्चुअल में ये है नहीं। आप आगे फोटो देखेंगे तो लगेगा, आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में कहाँ है इनकी पोजीशन। ये पोजीशन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ सभी की सभी, जिससे कि हमें ज्ञान हो कि हम जब सांस लेते हैं प्राणायाम में, या हम जब सोते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, तो कहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए, अपना जो फोकस है प्रज्ञा का या इंटेलिजेंस का, वो कहाँ रखना चाहिए, जिससे कि ऑर्गन अपने ठीक तरह से काम करे। या उसके आप ऊपर देखेंगे, दिल के ऊपर एक लाल रंग की मोटी सी ट्यूब सी दिख रही है, उसके ऊपर एक नीले रंग की ट्यूब दिख रही है, मोटी जो है दो। ये ट्यूब जो है, ये जो नीले वाली है वो वेन है, जो ऊपर की तरफ ब्लड लेके जाती है, और नीचे से एक ब्लड आके नीचे से दिल में भी मिलती है। जो ऊपर वाली है ये अब नजर आ रही है, ये यहाँ से इधर हाथ में लेके जाती है, और हाथ से लेके आती है, और ऊपर से सिर से लेके आती है। इनके नाम पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जो दूसरी लाल वाली है, ये ब्लड को सप्लाई करती है बॉडी ऑर्गन के अंदर। इसमें जैसे वो आपने देख रहे हैं कि ऊपर यहाँ निकली हुई है, फिर ये एक्चुअली पीछे जाती है। ये हमारे इसोफेगस के भी पीछे, जब आगे देखेंगे फोटोग्राफ तो दिखाई देगा, इसोफेगस के पीछे नीचे की तरफ चली जाती है, और इसी में से एक हिस्सा निकल के ऊपर की तरफ और दाहिनी तरफ चला जाता है। यानी कि आप फोटो में देखेंगे तो दाहिनी तरफ हिस्सा जो है वो छोटा है और ब्लॉक्ड है, वो फिर ऐसे करके जाता है। जो बाएं वाला हिस्सा है वो मोटा है और नीचे चला जाता है पीछे। उसी में से हिस्से निकलते हैं जो ऊपर जाते हैं, सिर में ब्लड सप्लाई करते हैं। या अभी वाला देखेंगे, या अभी आप देखेंगे इसमें से लंग्स के जो हिस्से हैं वो इसमें से हमने निकाल दिए। लंग्स का अंदर का जो हिस्सा है, यानी कि जो उसमें ब्लड वेसल्स हैं या एयरवेज हैं जो अंदर जाते हैं, और खून की नलियां हैं जो कि ब्लड लेके जाती हैं हार्ट में से ऑक्सीजनेट करने के लिए, वो आपको दोनों तरफ पीले रंग में और थोड़ी सी लाल रंग में और नीले रंग में नजर आ रही होंगी। और उसके साथ बीच में सेंटर में जुड़ा हुआ हार्ट आपको नजर आ रहा है। आप देखें कि अब जो लंग्स हटाए हैं, आप उसके पीछे देखिए होल जो जगह है वो कितनी बड़ी है। यानी कि आप अगर ध्यान करेंगे तो लंग्स जो है हमारी आगे कम है, यहाँ इस हिस्से में कम है, हमारे पीछे वाले हिस्से में ज्यादा है। इसीलिए हमारी जो कर्वेचर भी है ना, जो हमारी कमर की, वो इस तरह से है, वो इस तरह से बेंड है। यानी कि लंग्स जो है पीछे की तरफ उसमें ज्यादा बैठते हैं, आगे कम है। लेकिन पोस्चरली अगर हम उसको गलत कर लें तो फिर लंग्स प्रेस हो जाते हैं। तो वो मैं आगे भी बताऊंगा कि उससे क्या क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम उससे बन सकती है। और आप देखें कि हार्ट जो है ये डायफ्राम के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसे करके हार्ट उसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है। तो यानी कि जब डायफ्राम मूव करता है तो हार्ट भी मूव करता है, हार्ट भी उसके साथ मूव करता है। अब हम जनरली मान लेते हैं कि हार्ट इंडिपेंडेंटली जो है वो स्ट्रोक्स पैदा कर रहा है और ब्लड सप्लाई कर रहा है अकेला।
पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हार्ट का जो रिदम है वो आपके सांस के रिदम के साथ हमेशा मैच करता है। जब आप सांस रोकने लगेंगे तो हार्ट की भी धड़कन धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, जब सांस आप लेने शुरू करेंगे तो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी धारणा है कि सिर्फ हार्ट अपने आप अकेला काम करता है, वो शायद पूर्ण रूप से सही नहीं है। इसका कोई ना कोई संबंध हमारे डायफ्राम के मूवमेंट से भी इसका संबंध है। तो खून का जो दौरा है, खून का जो फ्लो है, उसका सांस से भी संबंध है। इसीलिए बोलते हैं कि जब सांस हम ठीक लेते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हार्ट ठीक हो जाता है। हार्ट में वैसे तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए सांस लेने से, तो इसलिए अभी यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एक फर्क पड़ता है। ऊपर जो एओर्टिक आर्च है, जहाँ से ये ब्लड, मैं ब्लू कलर की आर्टरी बता रहा हूँ, जो नीचे जाती है और सफाई करती है पूरे ऑर्गन्स में, हर जगह, और लिप्स में और नीचे जाती है, उसका भी मूवमेंट यानी कि हार्ट से लगी हुई है, जुड़ी हुई है, वो भी कोई फिक्स तो है नहीं। तो जब वो डायफ्राम मूव करता है, हार्ट मूव करता है, तो उसके साथ साथ ये जो नली है खून की, वो भी मूव करती है, वो पल्सेट करती है। तो उसमेमें जो ब्लड फ्लो है वो अंदर उसी हिसाब से जाता है। यानी कि ये सब चीज असिस्टेड है एक दूसरे से। जैसे मैंने बताया था ना, घरों में फैमिलीज हैं, सारी फैमिलीज कॉपरेट करके रहती हैं, ऐसे यहाँ पे भी एक कॉपरेशन है, सिम्बायोसिस है ऑर्गन्स। तो जब हम मान लेते हैं कि हार्ट खराब हो गया, तो ये ना मान लें कि हार्ट के अंदर ही खराबी आई बस। हार्ट खराब का मतलब है कि बाकी चीजों में भी प्रॉब्लम आई है। अब आप इसके साथ देखेंगे डायफ्राम के साथ, तो जब डायफ्राम ऊपर आता है, डायफ्राम जब ऊपर की तरफ आएगा तो लंग्स जो है वो ऐसे खुलेंगे। जब लंग्स खुलेंगे तो हार्ट को इलाज होने की काबिलियत मिलेगी। फिर लंग्स जब प्रेस होंगे, सांस बाहर निकलेगी, तो लंग्स को भी प्रेस, हार्ट भी प्रेस होगा। जब हार्ट प्रेस होगा, ब्लड जाना लगेगा, तो लंग्स फिर खुल जाएंगे। तो एक इनका समन्वय जरूरी है, यानी कि हार्ट बीट, मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, लंग्स का फैलना और सिकुड़ना, ये सब सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। या नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट एक, हाँ, या इसमें ना आप देखेंगे कि हार्ट के 4 हिस्से इसमें नजर आ रहे हैं और 2 मोटे मोटे वेसल्स इसके नजर आ रहे हैं, और हार्ट डायफ्राम के ऊपर रखा हुआ है। और हार्ट की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो ये जनरली हम सोचते हैं कि हार्ट हमारा बाएं तरफ है और मेरे बाएं साइड दर्द हो रहा है तो मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। हार्ट बिल्कुल मध्य में है, सिर्फ इसका जो वेंट्रिकल है वो टेढ़ा हुआ हुआ है साइड में। वो क्यों टेढ़ा हुआ है ये तो जनरली वैसे बिल्कुल क्लियर है नहीं, पर वो एक तरफ को, बाईं तरफ को रखा हुआ है। बाईं तरफ रखने का मतलब ये है कि वो रिब के नीचे चला जाता है, नीचे से वो बाहर यहाँ निकलने की बजाय रिब के नीचे चला जाता है। और शायद क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन नहीं है और यहाँ से ट्रॉमा होने से हार्ट में गड़बड़ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए शायद इस तरह से वो डेविएटेड है। अब वो रिब्स आगे क्यों नहीं बनाई प्रभु ने, वो तो शायद बेंडिंग और जो पोजीशनिंग है शरीर की उसकी वजह से ऐसा है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, इसमें 4 हिस्से हैं हार्ट के अंदर, और चारों हिस्सों को अगर आप देखेंगे तो वो एक जो है हिस्से में ब्लड लंग से आता है, दूसरे हिस्से में ब्लड बॉडी से आता है, और एक हिस्से से वो बॉडी के अंदर जाता है। तो यानी कि 3 हिस्से इस काम में करते हैं और एक हिस्सा जो है वो सिर्फ ऊपर से नीचे पंप करने का काम करता है। तो ये जो इनका सिंक्रोनाइजेशन भी है, जो हार्ट के अंदर का सिंक्रोनाइजेशन है, यानी कि कौन सा हिस्सा पहले बंद होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, वो भी लंग्स की सांस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप सांस लेंगे तभी खून की रिक्वायरमेंट आगे बढ़ेगी जाने की, तो उनका भी एक समन्वय होना जरूरी है। नेक्स्ट, अभी ये जो मैंने आपको दिखाया था इससे पहले, अब आप जो व्हाइट कलर में या ग्रे कलर में ट्यूब देख रहे हैं, ये ट्यूब है ट्रैकियल ट्यूब, जो यहाँ पे हमारी जाती, जो मैंने बताया था फेरेंजेस से ऊपर जुड़ी हुई है। यहाँ हायोइड बॉइन है गर्दन की, उसके बाद ये नीचे की तरफ जाती है, यानी कि ये यहाँ से जाके यहाँ तक, यहाँ से इतना खाली हिस्सा रहेगा, यानी कि यहाँ तक नहीं है, यहीं तक है। यानी कि हम सोचते हैं कि सांस यहाँ से आ रही है, सांस यहाँ नहीं, यहीं से डिवाइड हो रही है, यहाँ से ऐसे डिवाइड हो रही है, ऐसे करके डिवाइड होके अब यहाँ से ये कई हिस्सों में बढ़ जाती है और नीचे लंग्स में चली जाती है। तो यही ट्रैकिया जो है आगे छोटे छोटे ट्यूब्स में बढ़ता चला जाता है और बढ़ने के बाद वो लंग्स के अंदर चला जाता है। इसके पीछे आप देखेंगे तो एक तो रेड कलर की ट्यूब दिख रही है,
और एक दूसरे कलर की मिट्टी के कलर की ट्यूब देख लीजिए। जो मिट्टी के कलर वाली ट्यूब है वो इसोफेगस है, यानी कि आप देखिए कि कैसे स्टमक जो है वो बाईं तरफ है, ऐसे घूम रहा है ना। आप देखेंगे जो जो इसोफेगस है वो भी ट्रैकिया के नीचे से निकल के बाईं तरफ ऐसे ऐसे घूमता है, और फिर यहाँ से नीचे जैसे मैंने स्टमक दिखाया था वो स्टमक में चले जाता है, लेकिन रिब्स के नीचे, रिब्स के अंदर ही है। तो ये भी बाईं तरफ जाता है, यानी कि हार्ट भी बाईं तरफ और ये भी बाईं तरफ। इसका अब मैं सिर्फ समझा रहा हूँ भी, जब हम मानने लगते हैं कि भाई मेरे तो यार इधर छाती में दर्द हो रहा है और हार्ट की प्रॉब्लम बन गई है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं बनती ये, क्योंकि इसोफेगस भी वहीं से जा रहा है और वहीं से उसका एक वॉल्व है जो कि स्टमक में जुड़ा हुआ है, और जो कि कॉन्स्ट्रिक्शन है, छोटी हिस्सा है। तो वहां से खाना वहीं से जाता है और हार्ट भी वहीं से काम करता है, यानी कि भोजन का भी हार्ट की बीटिंग से संबंध है। आप देखेंगे कि जब आप भोजन करेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें रिलेटेड है। इसोफेगस आपने देख लिया, इसोफेगस के पीछे वही मोटी नली जो खून की मैं बताता रेड कलर की, वो नीचे की तरफ जा रही है, जो खून नीचे की तरफ पूरे बॉडी के अंदर लेके जाती है। या व्हाट एल्स, या नेक्स्ट। या अब अगर आप इसको सब चीजों को निकाल लेंगे, आप देखेंगे कितनी हॉलो कैविटीज के अंदर है और कैसे इसोफेगस सीधा नीचे जाके थोड़ा सा बाईं मुड़ जाता है, और उसके इसोफेगस के बाईं तरफ वो खून की नली है। जब हम बोलते हैं कि हमारे खाना खाते ही खाना फंस गया, अटक गया, और हाथ पैर बिल्कुल झंझनाहट हो रही है या ठंडे पड़ गए हैं, तो अब आप जान सकते हैं क्या कारण हो सकता है। जब आपने खाना खाया, खाना इसोफेगस से ठीक से नीचे नहीं गया, इसमें जो कॉन्स्ट्रिक्शंस मैंने बताए थे कि वो कहीं कहीं से ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहां से ब्लड वेसल ने भी निकलना है, उसके नीचे ब्लड वेसल है या पार होनी है, तो वहां से उसकी मोटाई कम हो जाती है। जहां मोटाई कम होती है वहां खाना देर से जाता है। जब खाना देर से जाता है और हम ऊपर से दोबारा बार बार खा लेते हैं तो वो वहाँ रुक जाता है थोड़ी देर। जब वो रुकता है तो वो अपने ब्लड वेसल, चाहे वो ऊपर की हो, जैसे आपने देखा था ऊपर भी ब्लड वेसल जा रहे हैं, चाहे वो नीचे की हो, किसी को वो प्रेस हो जाती है। जब वो प्रेस होती है तो आपके कमजोरी, चक्कर आना, या पैरों में झंझनाहट, सूनापन, ये वीकनेस, ये चीजें हो जाती हैं। तो ये तो ट्रांजिटरी चीज है। जब खाना नीचे चला जाएगा, जब इसोफेगस वापस रिलैक्स हो जाएगा तो ये वापस आ जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो खाना नीचे ठीक से चला जाए। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि सब चीज रिलेटेड है। हर चीज को हम ब्लड प्रेशर से, हार्ट से, ब्रेन से, इनसे ना जोड़ के जोड़े ना, जिससे कि बीमारी जो आदि भय से जो होती है वो ना हो। या नेक्स्ट, इसको आपने देख लिया कैसे खोखला है अंदर से, लंग्स कैसे पीछे की तरफ रखे हुए, यानी कि आगे सांस नहीं है, सांस ज्यादातर पीछे है। जब हम इसकी बीमारियों के बारे में जानेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि पोस्चर से कैसे लंग्स की बीमारियां होती हैं और कैसे उनको हम ठीक कर सकते हैं। या नेक्स्ट। हाँ, ये लंग्स का मैं एक हिस्सा दिखाना चाह रहा था। इसमें लंग्स जो बाहर इसमें निकली हुई है, ये आप देखेंगे कि एक साइड से वो मोटी है और एक साइड से बिल्कुल पतली है, यानी कि एक साइड में वो ऐसे है जैसे ये अंगूठा और जुड़ा हुआ, और एक साइड में ये पतली है। यानी कि ये जो मोटा वाला हिस्सा है, ये हिस्सा ये हमारे कमर की तरफ है, पीछे की तरफ, और ये हिस्सा हमारे आगे की तरफ है, जो पतला वाला हिस्सा, यानी कि यहाँ हवा कम जाती है और यहाँ ज्यादा हवा जाती है। नेक्स्ट, ये डायफ्राम है। डायफ्राम मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए आप, इसकी शेप जो है फ्लैट उसकी नहीं है जैसे हम सोच लेते हैं। इसके नीचे ऑर्गन फिट करने के लिए, ऊपर ऑर्गन फिट करने के लिए जगह बनी हुई है, और इसमें आप देखेंगे सेंटर में सुराख है, और वो सुराख काफी मोटा है, इट्स लाइक इंच का एक सुराख है। उस सुराख में से इसोफेगस नीचे की तरफ जाता है, जिससे कि खाना जो है वो खाने की जो नली है वो बाहर निकलती है और पेट पे जाके जुड़ती है। इसी में से पीछे की तरफ भी दो सुराख हैं। एक तो खून की नली जो है जो लेके आती है ब्लड नीचे से, उसका है, और एक जो खून की नली ब्लड लेके जाती है नीचे, एक उसका है। यानी कि इसके अंदर सुराख हैं। उन सुराख में से नर्व्स, खाने की नली, खून की नली, इनमें से पास होती है। यानी कि अब आप देखें कि सही सांस लेने से खाने पे भी असर पड़ेगा, किस तरह से खाना नीचे मूव करेगा। सही सांस लेने से किस तरह से खून ऊपर आएगा, वो भी इफेक्ट होगा, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और किस तरह से खून नीचे जाएगा उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। उनके साथ जाने वाले जो नर्वस एनर्जी है, नर्वस इम्पल्सिस हैं या आने वाले इम्पल्सिस हैं, उन पर भी फर्क पड़ेगा।
तो इसलिए आप देखें कि अब इतना ध्यान दिया गया कि भाई सांस पे ध्यान दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कारण है उसका ये कोई ऐसा कारण नहीं है कि मैजिकल की सांस पे बस ध्यान दिया कुछ हो रहा है। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि क्या उसमें होता है। नेक्स्ट, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसी चीज की जो मैंने आपको भी बताई है। इसको मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए इसके ऊपर ना यहाँ बोन बनाई हुई है, जो हड्डी है। इस हड्डी के मूवमेंट से, इस हड्डी के मूवमेंट से किस तरह से लंग्स की जो पैटर्न है ब्रीदिंग का वो चेंज हो सकता है। यानी कि जब आप दौड़ते हैं तो हाथ हिलाना सिर्फ बैलेंसिंग के लिए जरूरी नहीं है, हाथ हिलाना सांस लेने के लिए भी जरूरी है, उसके रिदम को बनाने के लिए भी जरूरी है। और इसी प्रकार से चलना, जब हम वॉक करते हैं तो हाथों का हिलने से भी यहाँ इफेक्ट पड़ता है आपके लंग्स की कैपेसिटी पे। और लंग्स के जैसे मैंने बताया, जब लंग्स पे पड़ेगा तो हार्ट पे भी पड़ेगा, हार्ट पे पड़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन पे पड़ेगा, उस पे पड़ेगा तो पूरी नर्वस सिस्टम, मतलब पूरा चीज कनेक्टेड है। तो जब हम चलते हैं या हाथों का प्रयोग करते हैं जैसे नमस्ते पोजीशन के लिए या तालियां बजाने के लिए, तो लोग बोलते हैं पता नहीं क्या कि तालियां बजा के ठीक हो जाएगा। ये सब चीजें कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। या इसमें बाकी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो ट्रैकियल लेवल है वो T3-4 के ऊपर यहाँ खत्म हो जाता है। उसके नीचे फिर जो पोजीशन है, आप वर्टिब्रल पोजीशन जो जिसको बोलते हैं T4-5-12 तक है। 12 के बाद L1 है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी जहाँ पे पीछे 2 रिब्स खाली दिख रहे हैं जो खुले हैं, जिनको फ्री रिब्स बोलते हैं, वहां से एल रीजन शुरू हो जाता है। यानी कि जो हमारी जहाँ ये स्टर्नम खत्म हो रहा है वहां से इतना नीचे जाने के बाद ही एल रीजन शुरू हो जाता है। जब हम बोलते हैं लो बैक एक, मेरे L4 L5 में प्रॉब्लम है, सब सोचते हैं कि नीचे जहाँ हमारे कूल्हे हैं वहां पे है, वहां नहीं है, ये यहाँ पे। और इसी लेवल के ऊपर किडनी का जो पोजीशन है, जब हम एब्डोमिनल कैविटी में आएंगे तो आप वो भी देखेंगे, किडनी की पोजीशन भी इसी लेवल के ऊपर है। यानी कि जो रिब्स हैं और उनका मूवमेंट है वो किडनी पे भी, उसकी फंक्शनिंग पे भी इफेक्ट डालता है, यानी कि सांस का इफेक्ट किडनी पे भी पड़ता है। या नेक्स्ट, ये वही पोजीशनिंग है इसमें मैं आप दिखाना चाह रहा था कि जो बाएं वाली लंग है या फुसफुस है वो छोटी है और दाहिने वाली बड़ी है। और इनमें लोब्स हैं, ये एक ही नहीं है। ये जो दाहिने वाली लंग है वो बड़ी है और उसमें 3 हिस्से हैं इस तरह से, एक अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। और ये ऐसे लोब्स हैं जो कि अलग अलग आप इनको हिला के अलग कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरी लंग एक ही साथ जुड़ी हुई है। ये 3 हिस्सों में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है कि एक हिस्सा अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो दूसरा काम करता रहे, तीसरा काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सारा काम करेगा। और ये इनको तभी मैं जो सीक्वेंशियल ब्रीदिंग आपको बता रहा था ना, सोहम ब्रीदिंग, तो सोहम ब्रीदिंग में आपको अब समझ में आएगा कि जब आप ब्रीद इन करते हैं तो सबसे पहले नीचे वाला हिस्सा सांस लेता है, फिर ऊपर वाला लेता है और फिर ये लेता है। और जब सांस निकालनी होती है तो वो उसी प्रकार से ये वाला हिस्सा पहले दबेगा, फिर ये दबेगा और फिर ये दबेगा। तो ये सीक्वेंस होने से ही पूरी लंग्स का इस्तेमाल हो जाता है। यानी कि जब आप सोहम ब्रीदिंग करेंगे तो पूरे सारे लोब्स का इस्तेमाल आप उसमें करेंगे। जब अगर सोहम ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो हम हो सकता है अपर लोब का ही या मिडिल लोब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बाएं साइड वाली लंग है उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो जो यहाँ वाला हिस्सा है नीचे वाला वो छोटा है और पूरा वो गोल पीछे तक है, दोनों के हिस्से पीछे। पूरी लंग जो है वो पूरी की पूरी गोल डिवाइडेड है इस तरह से, जैसे ये डिवाइडेड है। ठीक है जी। तो इसके 2 हिस्से हैं, उसका एक हिस्सा है। 2 हिस्से इसलिए हैं बस इसमें क्योंकि इसमें हार्ट को जगह देनी होती है। तो अब ये भी देखना चाहिए हमें कि हम किस साइड को ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, किस साइड सांस ज्यादा आ सकती है। तो उसी हिसाब से जो पोजीशनिंग है बॉडी की या लेंथ है आपके स्टेप की, वो सब ऑल्टर हो सकती है। इसके बारे में बाद में भी जानेंगे। नेक्स्ट, ओके, अब आते हैं हम इनके रोगों के ऊपर, उनके कारण और किस तरह से वो ठीक हो सकते हैं। ये तो था जनरल डिस्क्रिप्शन की, थोड़ा सी कैविटी में क्या क्या है और उसमें क्या क्या काम होते हैं। अब हम देखते हैं कि उनमें रोग क्या क्या उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो चीज है, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है जो लोगों को सताती है वो है हार्ट की प्रॉब्लम। कि भाई हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है, जो थोड़े से कैविटी के ऑर्गन्स हैं।
आपने देख ही लिया कि कितने कॉम्पैक्ट हैं सारे ऑर्गन्स, कैसे एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, कोई स्पेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसके अंदर इंटरस्पेस जो जगह है उसके अंदर कोई ज्यादा हमारा व्हाट यू कॉल दैट, हमारा वो म्यूकस नहीं है उसके अंदर ज्यादा, या श्लेष्मा नहीं है उसके अंदर ज्यादा। श्लेष्मा ऑर्गन्स के जो खुद की झिल्लियां हैं उनके अंदर है, और उनका मूवमेंट भी उसके अंदर ही अंदर होता रहता है। अनलाइक एब्डोमेन में क्या है कि उसके ऑर्गन्स के बीच में भी वो फैट्स वगैरह भरे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो जो इनका आपस में संबंध है, घर्षण है, उससे भी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जो उनके अंदर की प्रॉब्लम है वो जो है वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, वो इनके खुद के कारण से उत्पन्न नहीं होती। यानी कि हार्ट की जितनी भी समस्याएं हैं वो किसी और कारण से उत्पन्न होंगी, हार्ट के खुद के कारण से नहीं होगी। हार्ट बहुत स्ट्रांग मसल है और उसको कोई बीमारी अपने आप हो नहीं सकती। जहां तक सवाल है कि उसके हार्ट की नस ब्लॉक हो गई, उसका आर्टरी ब्लॉक हो गई है, या हार्ट की खुद की नस ब्लॉक हो गई है, जिसमें कि इस्कीमिक हार्ट जिसको बोलते हैं, कि हार्ट में खून आना कम हो गया इसलिए हार्ट काम करना बंद कर गया, या जो हार्ट से खून लेके जा रही हैं वो आर्टरीज बंद हो रही हैं, जिससे वो प्रेशर बढ़ रहा है और हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो दो तरह से हार्ट में उसमें प्रॉब्लम लोग मानते हैं। पर मेरे हिसाब से क्या, जो रिसर्च मैंने पढ़ी है और जो मेरा खुद का तजर्बा है, हार्ट अटैक actually is not to stop the heart. Heart attack is actually to create new blood vessels and ways into the muscles of heart so that adequate blood supply is maintained all through. उसमें बहुत सारी, जैसे हार्ट ऐसे है तो उसमें बहुत सारी खून की नसें होती हैं। ऐसे एक नस जब भरने लगती है, फुल होने लगती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, थकती तो है ही हर चीज पुरानी होने के बाद, तो वो नस यहाँ से खोल के दूसरी दो नस को बना लेती है, फिर तीसरी नस। जैसे आपने देखा होगा जब आप पानी डालते हैं तो जैसे जैसे पानी वो प्लेन में आने लगता है तो वो अपने छोटे छोटे चैनल्स बना लेता है और नए नए चैनल बना के पूरा पानी वहां फ्लो होने लगता है। तो लेकिन उससे पहले पानी ऑब्स्ट्रक्ट होता है, जब ऑब्स्ट्रक्ट होता है फिर वो नए चैनल वहां से बनाता है। यही हार्ट अटैक का एक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, भगवान ने इसी तरह से बनाया है। जब आप हार्ट को इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं से अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, ब्लड ठीक से नहीं जा पा रहा है, तो ब्लड रुकता है, जिससे आपको सिम्टम्स आते हैं, दर्द होने के, सांस चढ़ने के वगैरह वगैरह, बहुत सारा पसीना आ जाने के वगैरह, जो भी सिम्टम आते हैं। और किसी को सिम्टम भी नहीं आते, और फिर उसके बाद वो हार्ट के अंदर से नए आर्टरीज या जगह बना लेता है, कैपिलरीज, और वहां से ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देता है। लेकिन हम जब घबरा जाते हैं कि हार्ट अटैक हो गया और हार्ट से मर गया, हार्ट फेल हो गया, तब जाके वो जो प्रोसेस है वो इंटरफेयर हो जाता है, इंटरवीन हो जाता है, और फिर हार्ट जो है पूरी कैपेसिटी से काम करना नहीं कर पाता है, बिकॉज हम तो घबरा गए, घबराने से ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और उतना अभी काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका रिपेयर वर्क चल रहा है। तो वहां प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमारे घबराने से, प्रॉब्लम में आने से ही हार्ट अटैक असली में होता है। अदरवाइज हार्ट अटैक अपने आप नहीं होगा, वो अपने आप ही ठीक भी हो जाएगा। जैसे चोट लग के ठीक होती है, ऐसे हार्ट का भी अपने आप ठीक हो जाता है, जब तक हम घबराए नहीं। हार्ट की जो मेन इशू है कि क्यों वो ऐसे प्रॉब्लम आती है, वो जैसे मैंने बताया, उसकी पोजीशनिंग जो है, उसके नीचे स्टमक, जो डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे स्टमक है और ऊपर हार्ट है, और उसके यहाँ से नली जा रही है नीचे, और नली से वो हार्ट स्टमक जुड़ा हुआ है। अब जब आपने खाना खाया, खाने के साथ ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो नहीं मेंटेन किया, तो खाना जो है वो या तो इसोफेगस में ऊपर, जो इसके ऊपर से जा रहा है पीछे से यहाँ से, या तो वहां फंसेगा, जिससे वो फंसने से मोटा होगा, तो आपके हार्ट के ऊपर, हार्ट की जो प्रेसिंग है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। या जब खाना नीचे चला गया आपके स्टमक में और वो वहां से नीचे नहीं जा रहा है, बिकॉज डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस उसके अंदर, और वो नीचे नहीं जा रहा है, डाइजेशन में समय लग रहा है, और उसका जो लार्ज स्टमक है वो नीचे की तरफ जगह उसकी नहीं है, क्योंकि हमारा पोस्चर ऐसा है, हम बैठे इस तरह से हुए हैं इस कुर्सी के ऊपर या जहां भी, या खड़े हुए हैं लगातार ही, तो वो प्रेस है,
जब प्रेस है तो स्टमक में जगह कम है, तो उसने जगह ऊपर ले ली, सांस कम आया ब्रीदिंग का। जब डायफ्राम नीचे कम गया तो हार्ट को कम स्पेस मिला, तो हार्ट को कम स्पेस मिला तो ब्रेथलेसनेस हुई, और खांसी हुई, चोकिंग हुई, ये सब होना शुरू होता है। हम सीधा मान लेते हैं उसको हार्ट अटैक हो गया और उसको हार्ट की गोली क्या सेर्बेटॉल या ऐसी चीजें दे देते हैं और उसको बोलते हैं हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल से डर के मारे और उसका हार्ट तेजी से कांपने करने लगता है गड़बड़, और जब और तेजी से करता है तो और प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो कि कारण तो हमारे गलत खाने से है, गलत सांस लेने से है, गलत पोस्चर से है, और हम उसको फिजियोलॉजिकल कारण मान के एक ट्रॉमा में पहुंचा देते हैं और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। सो हार्ट की तरफ से हमें बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, किसी भी तरह से हार्ट को कोई समस्या नहीं आ सकती जब तक उसके जो पड़ोसी ऑर्गन है वो ठीक से काम करेंगे। दूसरा ऑर्गन है इसमें, और जो जो दूसरी जो बीमारी ज्यादातर लोग बोलते हैं वो है सांस की बीमारी या दमे की, अस्थमा। अस्थमा और कुछ नहीं है कि हमारी जो सांस लेने की काबिलियत है वो कम हो जाती है। उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा इज मोर टू डू विद द ब्रोंकस, यानी जो उसकी नलियां हैं, छोटी एयरवेज, वो कोलैप्स हो जाते हैं, सांस बाहर निकल नहीं पाती ठीक से। जब सांस निकलती नहीं है तो खांस खांस के उसको निकालने की कोशिश करता है, या सांस ले नहीं पाता क्योंकि जो हवा की नलियां हैं वो छोटी हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, हवा सांस अंदर जाती नहीं है। वो छोटी क्यों हो जाती है ये सोचने की बात है। अब जैसे मैंने बताया कि वो जो लंग्स हैं उनका जो मोटा हिस्सा है वो पीछे है और पतला हिस्सा आगे है। हम लोग ये तो मान लें कि जब हम किसी चीज के अगेंस्ट करेंगे तो वो जो वॉल है वो स्ट्रिक्ट, वो बिल्कुल सख्त रहेगी वॉल, और जब वो वॉल सख्त रहेगी तो जो उसके अंदर का ऑर्गन है उसको फैलने का और छोटे होने का मौका अधिक मिलेगा। यानी कि जो उसकी पोजीशन ऐसे कर्व की है और वो सपोर्टेड रहेगी तो चांसेस हैं कि जो अंदर के ऑर्गन है वो फ्रीली काम करेंगे। हम जब सॉफ्ट गद्दों के ऊपर, जो आजकल होटल में, और स्प्रिंग मैट्रेस जिनको बोलते हैं, जब उनके ऊपर लेटते हैं तो हमारी जो थोड़े से वॉल है पीछे की वो सपोर्टेड नहीं रहती। जब वो सपोर्ट नहीं रहती तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्टिफनेस है, वो कम हो जाती है, जो कि फिर लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है उन मसल्स का। वो जो सपोर्ट होनी चाहिए वो नहीं रहती, उनका मसल जो है लंग्स के ऊपर पड़ता है पीछे से। मेजर एयर होल्डिंग और ट्रांसफरिंग कैपेसिटी तो पीछे ही है, और पीछे उसका प्रेशर पड़ जाता है। आगे हम लोग रोक के रखते हैं क्योंकि हमारे रिब्स यहाँ उसको रोक लेते हैं और बाकी इस तरह से हाथों से टिका लेते हैं, तो आगे की तरफ हो जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं जिससे कि पीछे लंग्स में स्पेस ज्यादा रहे और सांस ज्यादा रहे। लेकिन हम कुर्सी के ऊपर उल्टी तरह से बैठ जाते हैं तो वो जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है लंग्स की वो कम हो जाती है। जब स्पेस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो उसके अंदर जो आपने देखे ना, यहाँ दो लाइन लगी हुई है, एक अंदर लंग्स की लाइन है, उसके ऊपर एक और लाइन है। जो ऊपर वाली लाइन है उसको प्लूरा बोलते हैं, जो कि झिल्ली है जिसके अंदर जो श्लेष्मा है वो मूव करती है, अंदर जाती निकलती है। उसके साथ साथ लिम्फ में कैसे उसने जाना है, अंदर आना है, लंग्स के अंदर कैसे रहना है, उसका काम करती है। तो अब आप अगर इसमें देखें तो जब उसमें जगह कम हो जाएगी, एयर का प्रेशर अंदर ज्यादा है, तो हो सकता है कि लंग्स कहीं से पंक्चर हो जाएं, उनमें छोटे छोटे सुराख हो जाएं। जब सुराख हो जाते हैं तो लंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली, जब वो गुब्बारा सुराख होगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसे ही लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाता है। जब लंग्स कोलैप्स होने लगता है, पहले तो एयरवेज ही कोलैप्स होंगे, फिर लंग्स कोलैप्स हो जाएगा पूरा। तो यानी कि हमारी गलत पोस्चर से, गलत गद्दों पे सोने से, गलत साइड में सोने से ये प्रॉब्लम बन जाती है। इसी प्रकार से जो उसका मूवमेंट है अंदर कफ का, वो शायद मैंने एक दिन समझाया था किस तरह से मूव करता है वो कफ का मूवमेंट, कि लंग्स में वो पहले नीचे बनता है वहां पे, फिर उसकी जो वॉल्स हैं, एल्वियोलाई की वॉल, फिर वो ब्रोंक्यूल्स की वॉल, उनके साथ साथ वो धीरे 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 ऊपर आता है और गले में आ जाता है।
गले में वो अपना फंक्शन करता है, मूव करके पूरी क्रेनियम में और जहाँ जहाँ उसने जाना है, जैसे भी उसके चैनल्स बनाए हुए हैं। मॉडर्न साइंस ने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी हुई इसके ऊपर, वो सिर्फ बोलते हैं कि म्यूकस आता है और हवा जिससे मॉइस्चर रहे और ड्राइनेस ना आए, इसलिए है वो। पर उसका और भी कुछ ज़्यादा फंक्शन इसके साथ साथ हैं, जो कि खुद आप अगर जब ध्यान से बैठेंगे, अंतर ध्यान होंगे, शरीर के ऊपर ध्यान देंगे तो पता चलेगा। तो वो जो श्लेष्मा है वो मुंह में आएगी और मुंह से उसने स्टमक में जाना है, इस्तेमाल होना है खाने के साथ, उसके खाने को इमल्सिफाई करने के लिए, और फिर उसने नीचे जाना है। तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ। अब जब ये सिस्टम हम बंद कर देते हैं, जब हम खाना ज्यादा खा लेंगे, थोड़े थोड़े समय के बाद खाते रहेंगे, तो स्टमक में उस म्यूकस को रिसीव करने की जगह नहीं बचती। तो जब हम बिना भूख के खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, वो म्यूकस धीरे धीरे रिटेन होना बंद हो जाता है स्टमक के अंदर। जब वो आमाशय में, स्टमक में म्यूकस नहीं रुकता है, श्लेष्मा नहीं रुकती है, तो जो लंग्स से आया हुआ श्लेष्मा है वो मुंह में ही, गले में रुकना शुरू हो जाता है, और लंग्स में भी फिर वो प्रेशर बनने से भरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो भरता रहता है, लंग्स की जो एयरवेज है उनको स्पेस कम मिलता है, वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, मोटे भी हो जाते हैं। और जितना उनको स्पेस कम मिलता है, जितना वो मोटे होते हैं, उतना सांस लेने में दिक्कत होती है। जितनी सांस लेने में दिक्कत होती है, उतना ही श्लेष्मा का मूवमेंट कम हो जाता है, और सांस में जो ऑक्सीजन की लेवल है बॉडी में कम हो जाता है। फिर वो उसको हाइपोक्सिया होता है और वो जोर जोर से ऐसे करके सांस लेने की कोशिश करता है। जब वो कोशिश करता है ऐसे सांस लेने की, तो एयर जो है तेजी से आने जाने से वो क्लैश होते हैं, फिर दमा का अटैक बनता है। तो असली में अगर आप देखें तो दमा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पॉलन से या पोल्यूशन से या कहीं से हुआ। ये अंदर के पोल्यूशन से ही हुआ है, होता ही है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम थी, और जिनको मैंने जब हमने वो ट्राई किया उनके ऊपर डाइजेस्टिव्स खाने का ठीक ठीक तरीका, तो वो अपने आप अस्थमा की प्रॉब्लम दूर होगी, उनको वो अस्थमा खत्म हो जाएगी। सो ये बिल्कुल प्रूवन सा इफेक्ट है कि अस्थमा कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होती और उसके लिए ज्यादा कुछ दवाइयां लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं। अस्थमा हुआ, टीबी हुई, और ये सब चीजें, ये सब इसी प्रकार से हैं, और ये इसी प्रकार से ठीक भी हो जाती है। कोई इनकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक ना हो। ओके, इसके अलावा जो प्रॉब्लम बनती है हमारे थोरेसिक रीजन के अंदर, जो कि प्योरली उसकी नहीं है, वो है एसिड रिफ्लक्स की। हमारे एसिड जो है वो रिफ्लक्स ऊपर की तरफ आते हैं, जिसको अम्लपित्त बोलते हैं आयुर्वेदिक भाषा में, या जिसको GERD भी बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स सिंड्रोम डिजीज, या वो भी बोलते हैं। वो एक्चुअल में होती तो नीचे की तरफ से है, लेकिन जब वो होती इसलिए है कि जब हम खाना इनकम्पेटेबल खा लें, जो डाइजेस्ट ना हो सके, या समय से ना खाएं, या फिर हमारा जो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, इमोशनल रिक्वायरमेंट है बाहर, वो डिफरेंट है, और जो हमारा इंटरनल कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट है, तो भी ये बीमारी हो जाती है। यानी कि जब बाहर आपको बहुत लड़ाई का माहौल, इनसिक्योरिटी, एंशियसनेस वगैरह वगैरह होगी, तो शरीर में जो एसिड का रिटेंशन है या बढ़ना है वो अधिक हो जाता है, क्योंकि वो उस समय लगता है कि आप लड़ाई के मोड में हैं, आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो काम कर रहा है ऑटोनॉमिक सिस्टम का, और आपने लड़ाई लड़नी है, तो वो एसिडिटी जो है वो प्रोवाइड करती है आपको एनर्जी, आप गर्म रहते हैं वो। तो जो वो लगातार गर्म रहती है, लेकिन खाना हम खाते नहीं है, और उन जो एसिड जो प्रोड्यूस हुए हैं स्टमक में, चाहे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रेजिडुअल है, वो इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो वो वहां पे स्टोर हो जाता है। जब वो वहां स्टोर होता है, चाहे अपने खुद के कारण जब स्टोर रहा वो, तो और नीचे को इस्तेमाल होकर नहीं गया, तो वो ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। ऊपर जब मूव करता है तो जो उसका वाल्व है, जहाँ इसोफेगस और स्टमक जुड़ते हैं, वो वॉल धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू होता है, वहां से एसिड अपने आप ऊपर की तरफ आने लगता है। और जब ऊपर आता है तो क्योंकि जो इसोफेगस की लाइनिंग है, वॉल्स हैं, ये प्रोटेक्टेड नहीं है म्यूकस से, तो इसमें जलन होती है, और वो जलन ऊपर तक, जहां तक इसोफेगस या फेरेंजेस है, वहां तक ये आ जाती है। तो एक ये अम्लपित्त की बीमारी इसमें होती है।
तो मोटे मोटे यही बीमारियां हैं जिनके कारण से बाकी पसलियों में दर्द होना, फ्लैंक्स में दर्द होना, इसके कारण से सिर में दर्द होना वगैरह वगैरह बीमारियां यहाँ से बन जाती, या हाथों का फ्लैसिड हो जाना, हाथ में ताकत ना रहना, चींटियां चलना, ऊपर के स्किन की प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम थोरेसिक कैविटीज की वजह से ही हो सकती है, जो कारण मैंने आपको बताया। इनको ठीक रखने के लिए जैसे सबसे पहले तो मैं हर बार यही बोलता हूँ, जैसे कृष्ण गीता में बोला है कि जब बड़ा जलाशय मिल जाता है तो छोटे जलाशयों की कोई आवश्यकता या उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। इसी प्रकार से जब ज्ञान आपको हो जाए कि किस तरह से ये कैविटी बनी हुई है, किस तरह से इसमें फंक्शन करना है और किस तरह से एबनॉर्मल फंक्शनैलिटी इसमें आ सकती है, सबसे पहले तो ज्ञान योग की आवश्यकता है। वी मस्ट नो एज फार एज पॉसिबल, एंड देन ही सेज कि और सबसे उत्तम इलाज जो है वो ईश्वर परिनिधान है, यानी कि यू गॉट टू बी सरेंडरिंग टू द नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी, यानी कि जो सांस की प्रक्रिया है जो प्राकृतिक रूप से होनी है उस पे आप ध्यान दें, उसी प्रकार से सांस लें। अगर उसमें कोई त्रुटि आई है तो प्राणायाम जो हठ योग का एक हिस्सा है उसको प्रयोग करें। तो प्रयोग यानी कि जब आप को सांस में समस्या है तो कोशिश करें लंग्स की बीमारी को दूर करने के लिए वज्रासन में बैठने की, और जब आप वज्रासन में बैठें तो कोशिश करें हाथों को पीछे की तरफ मोड़ने की, जितना भी आप हाथ को पीछे मोड़ पाए उतना ही उसको पीछे मोड़ लें, पीछे की तरफ मोड़ लें जिससे कि ये घूम जाए बाहर की तरफ। और ये जो हिस्सा है हमारे इंटेस्टाइन का जो पीछे से मैंने जैसे कमर में जुड़ा हुआ बताया हुआ था मिजेंट्री फैट वगैरह से, वो पीछे नीचे चला जाए और आप जब हाथ बाहर घुमा लेंगे, चाहे आप मुद्रा बाहर की तरफ ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो ये पेक्टोरल मसल जो है खुल जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, क्लेविकल बोन ऊपर उठ जाएगी, बाहर हो जाएगी, जो उसमें स्पेस रेस्ट्रिक्शन हुआ है यहाँ वो रेस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। तो जब भी आपको कोई दमा हो कुछ हो तो पीछे की तरफ आर्च करके बाहर की तरफ हाथों को खोल के, और आर्च जो है जो मैंने एल रीजन बताया था स्टर्नम के नीचे, वहां से आर्च करें, वहां से ऐसे आर्च करें। जब आर्च करेंगे तो अपने आप जो लंग्स की पीछे की जगह है वो खुल जाएगी, आसानी से सांस ले पाएंगे और सांस निकलेगा, किसी प्रकार का दमा वगैरह ये चीजें नहीं होंगी। कोई ज्यादा जोर से सांस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना जोर से सांस लेंगे उतना ही एयरवेज कोलैप्स होंगे, जितना धीरे धीरे सांस लेंगे उतने एयरवेज खुलेंगे। तो सांस को महीन और सीधा रखने की जरूरत है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, उज्जयी ब्रीदिंग और समथिंग। तो वैसे ब्रीदिंग रखें। खाने के समय एकांत में रहें, सही आसन यानी कि जो आसन जो सिटिंग बोन्स हैं वो नीचे जमीन पे रखें, जिनसे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसकी एल रीजन तक सपोर्ट करने की ताकत पूरी तरह से बन जाए, जो स्टमक है वो नीचे की तरफ मूव कर जाए, जिससे कि खाना खाते समय भी लंग्स को एक्सपेंशन और रिलैक्स की और या कंप्रेशन की एबिलिटी बनी रहे। क्योंकि जैसे मैंने बोला सांस लेना सिर्फ ऑक्सीजनेशन के लिए जरूरी नहीं है, वो आपके पेरिस्टालसिस के लिए भी जरूरी है। तो आप सही सीधा पोस्चर रख के ही हमेशा भोजन करें। भोजन में जब आप टुकड़ा ले रहे हैं तो आगे की तरफ झुक लें, सांस बाहर निकाल लें, और जब उसको आपने स्वॉलो करना है तो पीछे की तरफ करें, जिससे कि जो स्ट्रेटनेस है इसोफेगस की वो सीधी रहे, आप आराम से भोजन कर पाए। जब आप भोजन सही होगा, स्टमक का जो एनलार्जमेंट नहीं होगा, इसोफेगस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, तो लंग्स की जो कैपेसिटी है या जो लंग्स की एबिलिटी है वो ठीक बनी रहेगी। इसी प्रकार से जैसे अभी मैंने बताया था सोहम ब्रीदिंग से जो डायफ्राम है उसको आपने ध्यान रखना है कि डायफ्राम यहाँ पे है, यहाँ,
और उसको अपने पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से दोनों से नीचे भेजना है जब आप सांस लेंगे और जब सांस निकालेंगे तो ऊपर। जब तो इसके लिए जो स्टैंडिंग आसन है, खड़े होकर जो आसन करने होते हैं, जैसे जैसे गरुड़ासन है या ताड़ासन है या वृक्षासन है, ये सब जो है अगर आप सही तरीके से करें, जिसमें कि हर एक मसल को उस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो जो मैंने बताया था लेफ्ट राइट अलग अलग हैं, उन दोनों को बारी बारी से अपने एक्सपेंशन और क्लोज करने की या स्पेस बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है अगर आप जैसे वृक्षासन करेंगे। तो ये आसन से, फिर ब्रीदिंग से या प्राणायाम से ये आसानी से सारे जो थॉरैसिक रीजन के एरिया है ये जो प्रॉब्लम है ठीक कर जा सकती है। तो यानी कि सबसे पहले तो ईश्वर परिनिधान, जब आप ऊपर से कनेक्ट रहेंगे प्रभु से, परमात्मा से, तो अपने आप अपना पोस्चर ध्यान रखेंगे, हाथों की पोजीशन ध्यान रखेंगे, और जब ध्यान रखेंगे, जब आपको ज्ञान होगा और आपका आत्मा का, परमात्मा का आत्मा से मिलन रहेगा, तो जो ब्रीदिंग का पैटर्न है वो अपने आप ठीक रहेगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अपनी जगह जितना एनर्जी चाहिए उतनी मिलती रहेगी, वो अपने आप ऑर्गेनाइज करेगा सारे इंटरनल ऑर्गन्स को, किसी में कोई समस्या ना बने। तो और तीसरा मैंने आपको बताया कि जब आप सही आसन, किस कर्म के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है उसको करें। जैसे मैंने बताया भोजन के लिए जो आप क्रॉस लेगेड पोजीशन है या सिद्धासन है, इसमें आप बैठ के भोजन करेंगे, तो ये एक सिद्ध आसन है भोजन के लिए। और अगर आपको भोजन कर लिया आपने और आपको सांस में प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने बताया वज्रासन, पीछे पैर मोड़ के हाथों को खोल के। इसी तरह से जो स्थिति जो मुद्राएं हैं, संभावी मुद्रा है, वो आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जो बंद हैं, जैसे उड्डयन बंद, ये आपके थॉरैसिक कैविटी के लिए बहुत ही उत्तम प्रकार का बंद होगा। यानी कि आप पहले सांस को निकाल लें बाहर की तरफ, आगे की तरफ कर्व करें, सांस बाहर निकाल लें पूरा, जब पूरा सांस निकल जाए तब हेड को यहाँ से जो आपका जहां आपकी लास्ट टीथ की हड्डी का हिस्सा सिर में जुड़ता है वहां से ड्रॉप करें, यहां से ना मोड़े, यहां से ड्रॉप करें। जब आप उसको ड्रॉप करेंगे तो जो रेस्ट्रिक्शन है सांस के फ्लो का, वो ऊपर होगा सिर में, वो यहाँ नहीं होगा, वो पूरा यहाँ पे हो जाएगा, जिससे कि जो सिर में स्टैग्नेंट चीजें थी वो ड्रेन होकर चेस्ट में, चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी से ब्लड के या लिम्फ के सर्कुलेशन में चली जाएंगी। यानी कि तो आपने सांस पूरा बाहर निकाल दिया, सांस को रोक लिया, और उसके बाद मॉक ब्रीदिंग करनी है। मॉक ब्रीदिंग का मतलब है कि सांस नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी, लेकिन चेस्ट जो है वो फुलानी है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो मैंने बताया था डायफ्राम नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी से फॉल हो रहा है, आपने उसको होल्ड नहीं किया हुआ अभी। स्टमक और जो इंटेस्टाइन है वो भी नीचे चली जाएंगी, तो जब वो नीचे चली जाएंगी तो एयरवेज को अपनी जगह पूरी मिल जाएगी, इसोफेगस को भी अपनी जगह मिलेगी। और जो ब्लड की वेसल्स मैंने बताई थी जो रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं खाने के समय में या उनके ऊपर दबाव पड़ने से, वो भी फिर पूरी तरह से खुल जाएंगे। उसके साथ साथ जो नर्वस फ्लो है वो भी पूरा हो जाएगा। यानी कि उड्डयन बंद जो है वो आपकी थॉरैसिक कैविटी के लिए एक बहुत बढ़िया बंद है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत अच्छा जो मैंने आपको बताया आसन है, वो खड़े होके आप वृक्षासन जो लगाते हैं, और खड़े होके गरुड़ासन लगाते हैं और ताड़ासन लगाते हैं। ये तीन आसन आपकी थॉरैसिक कैविटी के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसी प्रकार से अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो आप बैकवर्ड बेंडिंग आसन, यानी कि भुजंग आसन जो एक फेमस बैकवर्ड बेंडिंग आसन है, चक्रासन तो अगर लगा सकते हैं तो बड़ा अच्छा है, चक्रासन या धनुरासन, इन दोनों में से जो भी आप लगा सकते हैं वो भी बड़ा अच्छा है। यानी कि जो बैकवर्ड बेंडिंग आसन है वो आपकी थॉरैसिक कैविटी के लिए बहुत लाभदायक है, वो आपको स्पेस देते हैं ज़्यादा, वो आपकी जो थॉरैसिक रीजन की नर्व्स हैं, इंटरकोस्टल
ब्लड वेसल्स हैं, उन सबको फायदा करती है। यानी कि लंग्स में फायदा होता है, लंग्स जब अपने सही स्थिति में रहती हैं, सही मूवमेंट होती है, तो हार्ट को फायदा होता है, और हार्ट को फायदा होने से बाकी पूरे शरीर को उसका फायदा मिल जाता है। इसी प्रकार से पीछे की तरफ बेंडिंग से जो डायफ्राम है वो सांस लेने से नीचे की तरफ चला जाता है। नीचे जाने से जो इसोफेगस है वो आराम से एलोंगेट हो जाता है, खाने का जो फ्लो है वो ठीक हो जाता है। उसके साथ साथ जो वेगस नर्व, जो 10th क्रेनियल नर्व मैंने आपको बताई थी, जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करती है, शरीर को शांत करती है, खाने को डाइजेस्ट करती है, सांस आराम से लेने की काबिलियत देती है, वो मसाज हो जाती है, वो ठीक हो जाती है, उसको फ्री स्पेस मिलता है, वो अपना काम कर पाती है। उसी प्रकार से जो आपका मैंने खून की नली जो पीछे नीचे जा रही थी और खून की नली जो ऊपर जा रही है, वो सब की सब ऐसे करने से फ्री हो जाती है। यानी कि जब भी आपको सांस की समस्या हो, क्या बोलते हैं उसको, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो, खांसी की प्रॉब्लम हो, जुकाम की प्रॉब्लम हो, इन सब समस्याओं के अंदर बैकवर्ड जो बेंडिंग आसन हैं और स्ट्रेट खड़े रहने वाले आसन है, जिनमें हाथों को हम ऐसे मूव कर देते हैं बाहर की तरफ, या इस तरह से बाहर की तरफ बना दें, ताड़ासन या वृक्षासन या गरुड़ासन, इन सब में आपके जो स्पेस है कैविटी का वो बढ़ जाता है, और वो जो फंक्शनिंग है वो आसान हो जाती है। तो यानी कि आप, और उसके बाद ये जो मैंने आपको ध्यान बंद बताया, वो प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप खड़े होके वृक्षासन में भी अनुलोम विलोम करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये सब चीजें आप कर सकते हैं। इनके लिए कुछ जो प्रूवन औषधि है, एक तो है जो चूर्ण में सबको बताता हूँ, एक बिदारा का चूर्ण है जिसमें 6 चीजें हैं, बिदारा, हींग, हरड़, सौंठ, केतरा, गौसेंधा, नमक। ये एक इतना अच्छा प्रूवन वो है मिक्सचर, जिससे कि जो स्टमक की इश्यूज हैं, गैस्ट्रिक इशू, जो गैस हवा को रोक कर ऊपर की तरफ प्रेशर बनाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, उनकी तरफ से वो नीचे की तरफ मूव कर जाती है, और जो स्पेस है थोरेसिक कैविटी के लिए वो उतना ही मतलब बढ़ जाता है। तो एक वो बड़ा अच्छा चूर्ण है, थोड़ी मात्रा में लेकिन लेना चाहिए, क्योंकि वो हींग होने के कारण वो एसिडिटी जो है वो बढ़ा देता है। तो जब अगर एसिड रिफ्लक्स हो और आप उसको ले लेंगे तो फिर समस्या बन जाएगी, इसलिए थोड़ा सोच के समझ के ध्यान से लेना पड़ेगा। एक दूसरा चूर्ण जिसको मैं बोलता हूँ अभिपत्तिकर चूर्ण या हरे खंड चूर्ण, ये भी ये लेने से आपका जो एसिडिक रिफ्लक्स है वो खत्म हो जाता है, किसी भी तरह का हो, किसी भी समय हो, कितना भी पुराना हो, आप उसको लीजिए बस दूध या पानी के साथ, तो वो कम हो। जब वो कम होगा तो अपने आप रिफ्लक्स कम होगा, तो आपके जो थोरेसिक के बाकी ऑर्गन्स हैं वो ठीक रहेंगे, उनको कोई समस्या नहीं आएगी। लंग्स के लिए पर से, हार्ट के लिए, यानी कि जो उसके हार्ट की नसें हैं या हार्ट की मसल्स हैं, उसकी फंक्शनिंग है, उसके लिए अर्जुन छाल का काढ़ा या अर्जुन छाल का चूर्ण या अर्जुना रिस्ट, ये एक बहुत ही बढ़िया हर्ब है, जो कि आपके हार्ट को टॉनिक प्रोवाइड करता है, हार्ट को। तो अर्जुना रिस्ट जिसको भी लगे कि मुझे चलने फिरने दौड़ने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, या हार्ट की कोई समस्या है, हार्ट से रिलेटेड भी कोई समस्या है, तो अर्जुन का चूर्ण, अर्जुन छाल का चूर्ण, अर्जुन छाल का काढ़ा या अर्जुन अरिस्ट, इन तीनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, वो हार्ट के लिए बड़े इफेक्टिव रहते हैं। और उसके साथ साथ जो लंग्स की क्लियरिंग के लिए तालिस पत्र इज दैट फर ट्री का जो पत्ता होता है, उसका चूर्ण, या फिर ये जो त्रिकुटा चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, जो मैंने जुकाम के लिए आपको बताए थे, शहद, और इसके साथ दालचीनी और जो वार्मिंग हर्ब्स है ना, दालचीनी, लौंग, इलायची, मेथी, ये इन सब का भी काढ़ा, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये जो उसमें एक्सेस श्लेष्मा बन जाती है, उसको वहाँ से निष्कासित करते हैं, निकाल देते हैं, और जो लंग्स की अंदर की कैपेबिलिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, उसको ड्राइनेस नहीं होने देते। तो इस प्रकार से ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा थोरेसिक कैविटी में प्रॉब्लम होने से गर्म पानी पीना, गर्म सांस लेना,
सिकाई करना चेस्ट की, या सरसों का थोड़ा सा पाउडर लगा के चेस्ट के ऊपर वो लगाना, उन सब से ये जो अस्थमा के सिम्टम है या सांस में वीजिंग की प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम है, जो चेस्ट की वजह से हो रहे हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। चेस्ट की सिकाई करना, उल्टा उल्टा सिर को सपोर्ट करके उल्टा लेटना, इन सब से भी इसमें काफी आराम आता है। तो ये जनरली जो थे, ये मैं आपको रोग इनके बारे में बता रहा था, जो कि थैलेसिक कैविटी के पर से रोग हैं। अगर इसमें से कोई रोग नर्वस सिस्टम की वजह से, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में इश्यू हो जाने की वजह से बन गया, या बॉडी की मिसअलाइनमेंट की वजह से बन गया, या जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, जो पॉलीथीन टाइप फैशिया है, सुपरफिशियल है, डीप फैशिया है, उनमें से किसी में रिस्ट्रिक्शन हो गई, हवा रुकी कुछ होगी, उससे हो सकता है। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनको हम उन्हीं तरह से कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वात, पित्त और कफ। जब श्लेष्मा कम हो जाए, हवा ज्यादा रहे, जब आप सांस लेंगे तो ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस से पियर्सिंग पेन होगा, नर्व्स में पेन हो जाएगा, तो वो वात का प्रॉब्लम है आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर। जब आपको सांस में भारीपन हो, सांस ठीक से ना आए, लेथर्जी रहे, तो इसका मतलब कफ की प्रॉब्लम है, ज्यादा श्लेष्मा उसमें बन रही है और वो उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है या निकल नहीं पा रही है, तो वो कफ का प्रॉब्लम है। और अगर आपको कभी लगे कि सांस बिल्कुल विद एफर्ट के सांस तेजी तेजी से चलती जा रही है, शरीर में गर्मी महसूस हो रही है, नाक से बिल्कुल पतला पानी ड्रॉप हो रहा है, और जब आप सांस ले रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे धुआं, बर्न की जो हवा है वो निकल रही है, तो इसका मतलब पित्त की प्रॉब्लम है। पित्त यानी नथिंग बट मोर ऑफ द कैटाबोलिक वेस्ट रिमेनिंग इन द बॉडी। लंग्स में जब कैटाबोलिक वेस्ट ज्यादा रह जाएंगे तो वो पित्त का लक्षण होगा। जब वो एनाबोलिक वेस्ट ज्यादा रह जाएंगे, जैसे श्लेष्मा, तो कफ का लक्षण होगा। और जब वो दोनों में से कोई भी नहीं होगा और ज्यादा ड्राइनेस, हवा ही सिर्फ इस्तेमाल हो रही है, तो कब इसके वात की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन तीनों के बरखिलाफ काम करने से, यानी कि जब वात की प्रॉब्लम हो तो घी, देसी घी, दूध से बनी चीजें लेने से ठीक हो जाएंगे। जब कफ की प्रॉब्लम हो तो गर्म चीजें जैसे काढ़ा मैंने आपको बताया, वो चीजें लेने से ठीक हो जाएंगे। और जब पित्त की प्रॉब्लम हो तो ठंडी चीजें जैसे पानी, दूध, इनको लेने से ठीक हो जाएंगे। तो जो बरखिलाफ एंटेगनिस्टिक प्रिंसिपल है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, उसको प्रयोग करके इनको दूर किया जा सकता है। ये मैं जल्दी जल्दी और थोड़ा इसलिए बताता हूँ कि समय कम रहता है। जब अगर आपको कोई इसमें शंका है, कुछ चीज पूछना चाहते तो किसी भी झिझक के आप उसको पूछ लीजिए प्लीज, और जब मर्जी आप फोन करके पूछ लीजिए। मेरा ये सेशन चलाने का जो जो एम है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि इट इज, आई एम ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू लर्न टू डू योरसेल्फ, एंड नॉट कि बस हर बार किसी से जाके डॉक्टर के पास चले गए, उसको पूछा क्या है, उसने बोला ये खा लो, हो गया। नो, प्लीज, इट इज एम इज टू टीच हाउ टू लर्न अबाउट इट। सो प्लीज लर्न अबाउट इट, फील अबाउट इट, इनसाइड के अंदर क्या हो रहा है। अब हमने अभी तो जान लिए, अब क्या प्रॉब्लम हुई होगी उसको मैं कैसे अपने ध्यान से ही ठीक कर सकता हूँ, अपने पोस्चर से ठीक कर सकता हूँ, सांस से कर सकता हूँ, क्या खा के कर सकता हूँ। वो दैट हैज टू बी लर्न। सो प्लीज लर्न दैट। या अगर अभी कोई किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। या हार्ट एनलार्जमेंट, सोनिया इज आस्किंग अबाउट द हार्ट एनलार्जमेंट। जब ये जो एओर्टिक आर्च है हमारी, जो डिसेंडिंग एओर्टा है या असेंडिंग एओर्टा है या ब्राचियल वे आर्टरीज हैं, जब उनमें खून जाना है लेकिन वो किसी कारण से प्रेस्ड है, आपके गलत पोस्चर से प्रेस हो जाए या किसी भी कारण से, या उनकी मोटाई कम हो जाए कुछ जमा होने की वजह से, किसी भी कारण से, तो हार्ट जो पंपिंग सिस्टम है, उसका जो पंपिंग एक्शन है वो ज्यादा करता रहता है। जब ज्यादा पंप करता है और लेकिन उसमें से ब्लड बाहर ज्यादा नहीं निकलता, तो हार्ट अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेता है, यानी कि उसकी जो स्पेस है उसको ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि खून उसके अंदर ज्यादा रुकता है। तो जब वो खून ज्यादा रुकता है वहां पे, तो हार्ट एनलार्ज होता है, अपनी जगह से बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है तो उसकी पल्पिटेशन जो है वो ज्यादा महसूस होती है, पता चलता है कि यहाँ पे हार्ट कुछ ज्यादा आगे आ गया। तो दैट इज हार्ट एनलार्जमेंट। जैसे ही उसका जो
कारण है जिसकी वजह से वो ब्लड नहीं जा रहा वो दूर हो जाता है, हार्ट अपने आप अपनी पोजीशन में आ जाता है। या और कोई किसी का सवाल? थैंक यू, नमस्कार।